9 लाख करोड़ रुपए। इस नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी दुनिया के 4th रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। और अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कितने बड़े अमाउंट में कितने जीरो होते हैं एंड हाउ बिग इज़ दिस अमाउंट, देन लेट मी टेल यू, ये दुनिया के 70% कंट्री की जीडीपी से भी ज़्यादा है। घुमा ना सर, गौतम अडानी की सक्सेस की ट्रेंड मानो राजधानी की स्पीड से बढ़ती ही जा रही है। महज 30 सालों में उन्होंने एक अडानी ग्रुप बनाया जिसमें 7 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और इन कंपनीज का कलेक्टिव मार्केट कैप $2,848 बिलियन है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के रिचेस्ट मैन बनने से लेकर आज बिल गेट्स को पीछे छोड़ दुनिया के 4th रिचेस्ट मैन बनने की उनकी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम इस वीडियो में उनके इसी सफ़र को काफ़ी नज़दीक से देखेंगे। वेलकम टू तथ्यम where facts are stories. And if you are new to this channel, please subscribe and press that bell icon so that you get notification of every video we upload. किसी भी पर्सनालिटी को अच्छे से समझने के लिए उनके रूट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद की एक छोटी सी गुजराती जैन फैमिली में हुआ था एंड ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। उनके पिताजी की एक छोटी सी टेक्सटाइल की बिजनेस थी। अहमदाबाद में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए एडमिशन तो लेते हैं बट बिजनेस में इंटरेस्ट होने की वजह से वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इसके बाद मैं 16 साल की उम्र में 1978 में वो अपने फादर का टेक्सटाइल बिजनेस छोड़कर मुंबई चले जाते हैं जहाँ वो महेंद्र ब्रदर्स के पास डायमंड सॉर्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं। कुछ साल वहाँ काम करने के बाद वो मुंबई के छावड़ी बाज़ार में अपना खुद का एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोलते हैं और वहाँ से वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद ये 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख लाल अडानी एक प्लास्टिक की यूनिट परचेज करते हैं एंड वो उस प्लास्टिक की यूनिट को चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसीलिए उस फैक्ट्री का ऑपरेशन मैनेज करने के लिए वो गौतम अडानी को अपने पास बुला लेते हैं और यहीं से गौतम अडानी ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस से इंट्रोड्यूस होते हैं। उनके बड़े भाई के प्लास्टिक यूनिट को हर महीने 20 टन पीवीसी की रिक्वायरमेंट होती थी और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आईपीसीएल इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता था और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे पहली बार गौतम अडानी ने कांडला एयरपोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेनुअल्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किया और यहीं से शुरुआत हुई अडानी एक्सपोर्ट्स की, जिसका नाम आगे जाके अडानी इंटरप्राइजेज हो गया। प्लास्टिक ग्रेनुअल के साथ साथ पेट्रोकेमिकल के इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स के साथ अडानी एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट का एक रिलायबल प्लेयर बन गई थी। एक टाइम 100 मीट्रिक टन इंपोर्ट करने वाली उनकी ये कंपनी 40,000 मीट्रिक टन तक इंपोर्ट करने लग गई थी। ये 1991 का लिबरलाइजेशन अडानी के लिए एक बहुत ही फेवरेबल पीरियड था और उन्होंने इस पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पे बहुत फोकस किया। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट मुद्रा पोर्ट को चलाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के बिड एक्सेप्ट कर रही थी और 1995 में अडानी ने इसी बिड को जीत लिया था। आज मुद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और इसकी हैंडलिंग अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड करती है और ये कंपनी इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टलाइन पर इस पोर्ट के अलावा और 12 पोर्ट हैंडल करती है। ये 1996 में अडानी ने पावर ट्रेडिंग की फील्ड में भी एंट्री की और मुंड्रा में 4620 मेगावाट की कैपेसिटी का एक पावर प्लांट बनाया जो इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। बाद में अडानी ने 2006 में अडानी पावर के नाम से एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने पावर जनरेशन की फील्ड में इंडिया के कई लोकेशन पर थर्मल पावर प्लांट्स बनाए। अपनी कोल शॉर्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अपनी कोल डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के एबर्ट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड के कार्मिशेल कोल माइन को भी एक्वायर किया। आज अडानी पावर की कंबाइंड पावर जनरेशन कैपेसिटी 12,450 मेगावाट है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं। थर्मल पावर जनरेशन के अलावा अडानी ने रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 2015 में उन्होंने अडानी ग्रीन के नाम से एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के 12 स्टेट के 91 लोकेशन में 2.32 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है। इस तरह अडानी ने दूसरे सेक्टर्स में भी अपना परचम लहराकर ये साबित कर दिया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड के एक ऑलराउंडर है। पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, कोल माइन, कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, एडिबल ऑयल, उनके बिजनेस के कुछ ऐसे वर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि वो अपने लिए एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिससे उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत स्मूथ हो और उन्हें किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। खुद का बिजनेस खड़ा करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए। 12,300 करोड़ में रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस, 5,200 करोड़ में जीएमआर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 1,950 करोड़ में एल&टी का कटोनल्ली पोर्ट उनके किए गए एक्विजिशन के कुछ बड़े नाम हैं। बट वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गौतम अडानी की सक्सेस स्टोरी इज़ नथिंग डिफरेंट। उन पे हमेशा ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट मिल रहा है एंड दैट इज़ व्हाट फ्यूलिंग हिज ग्रोथ। और अगर आप भी यही सोचते हैं देन इट्स टाइम टू शेप योर नैरेटिव।
सबसे पहले ईयर 1993 में उन्हें कांग्रेस के चीमन भाई पटेल ने मुंद्रा पोर्ट के अराउंड 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर की रेट से ज़मीन एलोकेट की। इसके बाद ईयर 1995 में बीजेपी के केशु भाई पटेल ने उन्हें 1 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर की रेट से ज़मीन एलोकेट की। और जब मोदी जी का टाइम आया तो मोदी जी ने उन्हें 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर की रेट से ज़मीन एलोकेट की। एक और बात जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अडानी के कनेक्शन को हवा देती है वो ये है कि 2018 में जब गवर्नमेंट एयरपोर्ट को रन करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को पीपीपी मॉडल के अंडर इनवाइट कर रही थी, तब प्राइवेट प्लेयर्स के एयरपोर्ट रन करने के प्रायर एक्सपीरियंस के एलिजिबिलिटी को नलीफाई कर दिया गया था और इससे अडानी ग्रुप्स को बहुत फ़ायदा हुआ था। और आज अडानी ग्रुप पीपीपी मॉडल के अंडर 8 में से 7 एयरपोर्ट हैंडल करती है, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी आता है जो कि इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है। कुछ लोग अडानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कनेक्शन का ये भी सबूत देते हैं कि 2002 में जब गुजरात राइट हुआ था और वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला था तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे बिजनेसमैन ने उस समिट को बॉयकॉट कर दिया था और कोई भी बिजनेसमैन वहाँ नहीं आया था। तब गौतम अडानी ने लोकल बिजनेसमैन को इकट्ठा कर उस समिट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया था और 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो गुजरात में लेकर आए थे। तो ये बात तो पक्की है कि इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहा है, बट ये कहना गलत होगा कि मोदी जी ने ही उनकी सक्सेस की चाबी इनको दी। कुछ लोग इन्हें यह भी कहकर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इनकी सारी कंपनी कर्ज के एक बहुत बड़े पहाड़ पर बैठी हुई है एंड ऑल ऑफ हिज बिजनेस आर डेट ड्रिवन। जिस तेज़ी के साथ उनके लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उनकी कंपनीज़ की प्रॉफिट नहीं है। जहां 2012 में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का टोटल डेट 69,201 करोड़ था, अब 2022 में जाकर 2,20,838 करोड़ हो गया। बट अडानी और इनके सपोर्टर्स इन्हें यह कहकर डिफेंड करते हैं कि इनके सारे बिजनेस से इन्हें जल्दी कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं आपको इनकी ये कहानी बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा वाह क्या मस्त लाइफ है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, मस्त 30 सालों में बिलियनर बन गए। और यार प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आती है, इनके लाइफ में भी आई। ये 1998 में इनको और इनके पिताश्री शांतिलाल अडानी को $1.5 मिलियन के रैंसम के लिए किडनैप कर लिया गया था और बाद में किसी टर्म पे रिलीज़ कर दिया गया। मुंबई में जब 26/11 का अटैक हुआ था तब वो ताज में दुबई के एक बिजनेसमैन के साथ डिनर कर रहे थे एंड ही स्केप्ड डेथ बाय वेरी स्मॉल मार्जिन। बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था आई सॉ डेथ एट जस्ट 15 फीट। अगर हम गौतम अडानी के कैरियर को थोड़े पास से देखेंगे तो धीरू भाई अंबानी से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। जस्ट लाइक हिम ही इज़ अ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। उन्होंने अब तक जो भी बनाया है, जो भी बिजनेस खड़ा किया है वो खुद के दम पर किया है। और यह कहना गलत नहीं होगा दैट जस्ट लाइक टाटा एंड अंबानी, मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सीलरेटर फिलहाल उनके हाथ में है एंड ही इज़ हैंडलिंग दैट क्वाइट ब्यूटीफुली वेल।